प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के अनुपात में वृद्धि हुई है, नहीं हुई है। ख, क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय, कृषि। ग, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित, असंगठित। घ, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्ग छोटे। अग, कपास एक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद है, प्राकृतिक विनिर्मित। च, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं स्वतंत्र, परस्पर निर्भर। उत्तर, क, नहीं हुई है। ख, तृतीयक। ग, संगठित। घ, बड़े, प्राकृतिक विनिर्मित। च, निर्भर। प्रश्न 2, सही उत्तर का चयन करें। अ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। क, रोजगार शर्तों। ख, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के। ग, उद्यमों के स्वामित्व के। घ, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ब, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। क, प्राथमिक। ख, द्वितीयक। ग, तृतीयक। घ, सूचना प्रौद्योगिकी। स, किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को स, घ, उ कहते हैं। क, सभी वस्तुओं और सेवाओं। ख, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ग, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। घ, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। कोष्टक। द, स, घ, उ के पदों में वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत है। क, 20 से 30। ख, 30 से 40। ग, 50 से 60। घ, 60 से 70। उत्तरमाला। अ, ग, ब, क, स, ख, द, घ। प्रश्न 4, विषम की पहचान करें और बताएं क्यों। क, पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। ख, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। ग, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। घ, एम, टी, एन, एल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। उत्तर, क, इस वर्ग में पर्यटन निदेशक असंगत है क्योंकि यह तृतीय क्षेत्र का कार्य है। ख, इस वर्ग में सब्जी विक्रेता असंगत है क्योंकि वह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घ, इस वर्ग में जेट एयरवेज असंगत है क्योंकि यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। घ, इस वर्ग में जेट एयरवेज असंगत है क्योंकि यह निजी क्षेत्र का उपक्रम है। प्रश्न 6, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। उत्तर, हाँ, हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। इसके आधार पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सरलता से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस विभाजन के आधार पर देश की राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन की गणना भी आसानी से की जा सकती है तथा विभिन्न में की संख्या का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस विभाजन की सहायता से ही राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान का पता लगाया जा सकता है, अतः यह विभाजन उपयोगी है। प्रश्न 7, इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP पर ही क्यों करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। उत्तर, इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक तथा तृतीयक क्षेत्रक। इन तीनों में देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिनका आकलन रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही किया जा सकता है। यह वर्गीकरण अत्यधिक उपयोगी है। इसके द्वारा हमें विकास के साथ साथ व्यावसायिक स्थिति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें निम्नलिखित की जानकारी प्राप्त होती है: आर्थिक क्रियाओं का स्पष्ट विभाजन, सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार का वितरण तथा विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान। प्रश्न 8, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाएं। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, हमारे आसपास वयस्कों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं: 1, कृषि कार्य; 2, पशुपालन; 3, दुग्ध उत्पादन; 4, दुकान चलाना; 5, व्यवसाय करना; 6, कुटीर उद्योग चलाना; 7, कुम्हार द्वारा घड़े बनाना; 8, दर्जी; 9, मजदूर; 10, परिवहन संचालन; 11, अध्यापक; 12, चिकित्सक; 13, नाई; 14, सड़क निर्माण; 15, ठेले चलाने वाला; 16, बैंक कर्मी; 17, बीमा कर्मी; 18, डाकिया; 19, डेयरी चलाने वाला; 20, विक्रेता आदि। हमारे आसपास वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से 3 क्षेत्रकों के आधार पर कर सकते हैं जो निम्न प्रकार है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक तथा तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न 9, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है? उदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, तृतीयक क्षेत्रक अथवा सेवा क्षेत्रक में वे गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायक होती हैं। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे किया जाता चिकित्सक, वकील, अध्यापक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को तृतीयक क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक की क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए संचार, परिवहन,
बैंकिंग, भंडार के बिना प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। अतः यह क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों को सेवाएं उपलब्ध करवाता है। प्रश्न 10। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। उत्तर। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह अल्प बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा कार्य नहीं मिलता है। इसमें व्यक्ति रोजगार पर लगा हुआ प्रतीत होता है किंतु उस व्यक्ति का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। यदि उसे उस आर्थिक गतिविधि से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छिपी हुई बेरोजगारी प्रायः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण प्रायः गांवों में यह देखा जाता है कि एक खेत पर उस खेत के मालिक अथवा कृषक का पूरा परिवार कृषि कार्यों में लगा रहता है, जबकि वास्तव में इतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उस खेत पर लगे अतिरिक्त लोगों में छिपी हुई अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में उदाहरण प्रायः शहरी क्षेत्रों में कई लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार पूरा है, जैसे कई बार पढ़े लिखे लोगों को रोजगार न मिलने के कारण वे मजदूरी करने लगते हैं, अतः वे प्रच्छन्न अथवा अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 11। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। उत्तर। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। एक। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहते हैं किंतु उन्हें रोजगार अथवा काम नहीं मिल पाता है, अर्थात वे पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है तथा वे रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। 2। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। 3। खुली बेरोजगारी प्रायः औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 4। खुली बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में भी पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानों व छोटे व्यवसायों में लगे परिवारों में भी पाई जाती है। प्रश्न 12। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। उत्तर। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो भारत में GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 1973-74 में GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 48% था, वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर लगभग 68% हो गया है। अतः वर्तमान में देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जहां 18% थी, वहीं यह 2017-18 में बढ़कर 31% हो गई। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 1977-78 में रोजगार में तृतीय क्षेत्र के विकास में भी तृतीय क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं करता है। प्रश्न 13। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? 1। वे लोग जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। यह सहायता प्राथमिक एवं उपलब्ध द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रकों को प्राप्त होती है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार में नियोजित लोग। 2। वे लोग जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, धोबी, मोची, नाई, इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। प्रश्न 14। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अवैध उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। उत्तर। हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण के लिए बनाए गए सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं होता है। इस क्षेत्र में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी वेतन दिया जाता है और उसे भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त समय में काम तो लिया जाता है लेकिन अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा भी नहीं होती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी कारण के काम से काला जा सकता है। प्रश्न 15। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? उत्तर। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर निम्न 2 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। 1। संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों की अनुपालना करनी होती है।
दो असंगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक में छोटे छोटे एवं बिखरे हुए उद्यमों को शामिल किया जाता है जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। इसमें रोजगार नियमित तथा सुरक्षित नहीं होता। प्रश्न 16, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। उत्तर, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना निम्न आधार पर की जा सकती है। 1. रोजगार की सुरक्षा। संगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध होता है जबकि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को रोजगार के संबंध में असुरक्षा रहती है। 2. सरकार का नियंत्रण। संगठित क्षेत्रक में प्रायः सरकार का नियंत्रण होता है जबकि असंगठित क्षेत्रक में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। 3. सरकारी नियम एवं विनियम। संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है जबकि असंगठित क्षेत्रों में इनका पालन नहीं किया जाता है। 4. संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत कर्मचारी मासिक वेतन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते, समर्पित अवकाश का भुगतान, प्रोविडेंट फंड, चिकित्सीय लाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। 5. कार्य अवधि। संगठित क्षेत्रक में कार्य करने की अवधि निश्चित होती है जबकि असंगठित क्षेत्रक में कार्य अवधि निश्चित नहीं होती है। 6. श्रम संघ। असंगठित क्षेत्रक में श्रम संघों का अभाव पाया जाता है जबकि संगठित क्षेत्रक में श्रम संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. पेंशन। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो। प्रश्न 17, मनरेगा 2005 MGNREGA 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 कहते हैं। इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं तथा जो काम करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम में उन कार्यों को वरीयता दी गई है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 18, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य खोजिए। उत्तर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा ये गतिविधियां सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे रेल विभाग एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके विपरीत निजी क्षेत्रक में आर्थिक गतिविधियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा वे निजी हित हेतु उन आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, जैसे हमारे पास स्थित ICICI बैंक एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है। 2, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि निजी क्षेत्रक की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 3, सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई सरकार करों के माध्यम से करती है जबकि निजी क्षेत्र में किए गए ऐसे व्ययों की भरपाई लाभ में से की जाती है। कुछ गतिविधियों पर सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसे उत्पादन लागत पर बिजली की से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, इससे अनेक बंद हो सकती हैं। इसलिए दुकानों के बिक्री इन इकाइयों को चलाए रखने के लिए सरकार लागत का कुछ अंश वहन कर सकती है। गेहूं और चावल आदि खरीदकर गोदामों में भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर भंडारण कर राशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। प्रश्न 20, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, भारत संचार निगम लिमिटेड, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, भारतीय खाद्य निगम आदि। सरकार इन गतिविधियों का क्रियान्वयन सामाजिक कल्याण हेतु करती है। सरकार इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों की सुविधाएं बढ़ाकर उनका जीवन स्तर उठाने का प्रयास करती है। इन गतिविधियों के माध्यम से सरकार उचित मूल्य पर या निःशुल्क लोगों की आवश्यकताएं पूरी करती है। इन गतिविधियों के अंतर्गत सरकार रेलवे, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि गतिविधियों का संचालन करती है।